अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो वेब सीरीज है राइज ऑफ हिंदुत्व फैसिज्म, उसी का मैं कंटिन्यूएशन आज कर रहा हूं। उसका एक सब्जेक्ट आज आपके सामने पेश कर रहा हूं। सब्जेक्ट ये है कि किस तरीके से हमारे देश की जब आजादी की जो मूवमेंट थी, एक फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट थी, तहरीक थी, उस तहरीक को किस तरीके से हिंदुत्व फैसिस्ट लोगों ने धोखा दिया। आज जो ये लोग कह रहे हैं कि हमने देश की आजादी के लिए ये किया, हम लोग बड़े देशभक्त हैं, एक लाइन में अगर मैं कहूं तो बात यह है कि देश की आजादी के लिए इनका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि देश की आजादी की तहरीक को कमजोर करने के लिए हर काम इन्होंने किया। यानी लोगों का अटेंशन देश की आजादी की मूवमेंट की तरफ से हटाकर ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई में लाने के लिए काम करने वाले लोग हैं, जो आज अपने आप को देशभक्त कह रहे हैं। तो मैं आज आपके सामने इनके थोड़े इंसिडेंट सामने रखूंगा, उस वक्त के जो इंसिडेंट है, जिससे आपको पता चलेगा कि देश की आजादी को किस तरीके से धोखा दिया। पहले चीज अगर आप ले लेंगे, ये आज जो सावरकर नाम का एक शख्स जिसे वीर कहा जा रहा है, बड़े बड़े उसके तारीफें की जा रही हैं, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर कह रहे हैं कि लोग उससे सीखना चाहिए, और शहरों के नाम और रोड के नाम, ब्रिजों के नाम उस पर रखे जा रहे हैं। क्या वो आदमी वीर कहलाने के लायक था? हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो ऐसा आदमी ने कुछ भी काम नहीं किया जिसकी वजह से वीर कहना है, बल्कि गद्दारी किया था। वो गद्दारी ये थी कि जब उसे अंडमान भेजा गया था इल्जाम पर कि इसने एक पिस्तौल सप्लाई किया था एक अभिनव भारत के लोगों को कल बंगाल में, तो उस वजह से इसे भेजा गया था अंडमान निकोबार। वहां जाते ही आदमी ने रोना चालू कर दिया, वहां जाते ही आदमी भीख मांगना और वहां पर अंग्रेजों से एकदम माफी मांगना शुरू कर दिया। पहले माफी में उसने कहा कि मेरे सामने 50 साल बाकी हैं, अगर आप लोग मुझे इस तरीके से कंफाइनमेंट में रखोगे, मेरा पूरा हिम्मत जो है टूट जाएगा, मेरी पूरी मुझे बहुत तकलीफ हो जाएगा, मुझे यहां से रिहा कर दो। ऐसा माफी मांगने वाला शख्स। और यहां तक कि उसके साथ जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उनके बारे में भी कंप्लेंट कर रहा था कि उनको अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मुझे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, ये शख्स था। उसके बाद में दूसरा मर्सी पिटीशन जो उसने डाला था, उसमें उसने अंग्रेजों से रिक्वेस्ट किया, और रिक्वेस्ट में उसने ये कहा था, इफ द गवर्नमेंट इन मैनीफोल्ड बेनिफिशियंस एंड मर्सी रिलीज मी, अगर आप लोग मेहरबान होकर रहम दिल होकर मुझे छोड़ दोगे, यानी आप यानी अंग्रेज मुझे अगर छोड़ दोगे, I for one cannot be the staunchest advocate of loyalty to the English government, यानी मैं आपका सबसे बड़ा ईमानदार आदमी रहूंगा, मैं आपका सबसे बड़ा वफादार आदमी रहूंगा अगर आप मुझ पर रहम करके छोड़ दें। ये कहने वाले शख्स को आज लोग वीर कह रहे हैं। इस तरीके का एक अंग्रेजों से माफी और उनके पास वफादारी की भीख मांगने वाले शख्स को आज इंडिया में वीर कहा जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं सिर्फ इतना ही नहीं, यहां तक उसने कहा, और एक लेटर जो उसने लिखा उसमें वो कहता है, माई कन्वर्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल line would bring back all those misled young men in India and abroad who were once looking up to me as their guide. I am ready to serve the government in any capacity they like. यानी अंग्रेजों को यहां तक एक वादा कर देता है कि अगर मैं आपका वफादार बन जाऊंगा, आप मुझे छोड़ देंगे और मैं आपका वफादार बन जाऊंगा, तो मेरी वफादारी देखकर बहुत सारे हिंदुस्तानी नौजवान जो गुमराह हो गए, अल्फाज इस्तेमाल किया गुमराह, यानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने को इसने गुमराही कहा है कि जो लोग गुमराह हुए हैं वो मुझे देखकर वो भी वफादार बन जाएंगे। यानी मैं ही वफादार नहीं बनूंगा, जो लोग आपके खिलाफ लड़ रहे हैं उनको भी आपका वफादार मैं बनाऊंगा, आप मुझे छोड़ देंगे। तो ऐसा कहने वाले को आज वीर कहा जा रहा है, ये था। और इस शख्स ने जो है सिर्फ वादा नहीं किया, इतने बार उसने पिटीशन डाले कि अंग्रेज तंग आकर अंग्रेजों ने उसे छोड़ दिया कि यह आदमी ईमानदार हो गया है, और बाहर जाकर इसने अपने वादे को पूरा रखा। भाई पूरी तरीके से अंग्रेजों की इसने वफादारी की, कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी काम नहीं किया, पूरी वफादारी की। उसके बरहक उसने क्या किया, अंग्रेजों ने इसके पूरे काम को छूट दे दी, क्योंकि अंग्रेजों ने देखा ये बाहर रहेंगे तो ज्यादा फायदा है। क्योंकि बाहर आने के बाद इसने हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट को प्रोपोगेट किया, और जो आजादी की जंग थी उसे कमजोर बनाया। यानी पूरी के पूरा देश जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड था, इसने वहां पर जाकर हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, मुसलमान बाहर वाले हैं, इनके साथ नहीं रहना, हम अलग हैं, एक हम मास्टर रेस हैं, इस तरीके का बात कहकर इंडियन सोसाइटी को कमजोर बनाने का काम किया। तो अंग्रेज इससे खुश थे, क्योंकि उनकी जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था उसको करेक्ट सपोर्ट करने वाला एक आदमी था, इसलिए इसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। और इस आदमी ने ऐसे ही किया। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं। जब 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, और उस वक्त अंग्रेजों ने कांग्रेस ने डिमांड किया था कि अगर अंग्रेज वादा करते हैं कि इंडिया को वो लोग वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजाद कर देंगे, तो हम इंडिया का सपोर्ट आपको दे देंगे। लेकिन अंग्रेजों ने उसके लिए रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हम आजादी नहीं देंगे, सिर्फ डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो कांग्रेस के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिजाइन कर दिया। इस मौके का इस्तेमाल करके सावरकर जो है वो खुद पहुंच गया
कहां पर, इंडिया के वाइसरॉय के पास, जिसका नाम अलेक्जेंडर था, विक्टर अलेक्जेंडर के पास पहुंच गया। और ये बात खुद विक्टर अलेक्जेंडर अपने कोटेशन में कहता है। विक्टर अलेक्जेंडर कहता है कि सावरकर उसके पास आया और उसके पास आकर कहा, आवर इंटरेस्ट आर सो क्लोजली बाउंड टुगेदर, द एसेंशियल थिंग इज फॉर हिंदुइज्म एंड ग्रेट ब्रिटेन टू बी फ्रेंड्स। हमें साथ में मिलना है। यानी जब पूरा देश अंग्रेजों का दुश्मन था, ये कह रहा है कि हिंदुओं को अंग्रेजों का दोस्त बनना चाहिए। यानी वहां पर भी मुल्क को तोड़ने के लिए काम कर रहा है। और आगे वो कह रहा है कि हिंदू महासभा, ही वेंट ऑन टू से, फेवर्ड एन अनएम्बिगियस अंडरटेकिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस एट द एंड ऑफ द वॉर। यानी जिस डोमिनियन स्टेटस को बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स ने रिजेक्ट कर दिया था 1939 में, ये जाकर कहता है कि हम उस डोमिनियन स्टेटस के लिए तैयार हैं, हम आपके सपोर्ट में हैं। ये था सावरकर की असलियत। उसके बाद में हम देखते हैं कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला था 1941 में, पूरे के पूरे देश के लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में जुड़कर उस अंग्रेजों को बॉयकॉट कर रहे थे। उस वक्त सावरकर लोगों को कह रहा था कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश एजेंसीज में ज्वाइन करो, ब्रिटिश डिपार्टमेंट में ज्वाइन करो। और उसने मदुरई में खुलेआम भी ये कहा था हिंदू महासभा के प्रोग्राम के अंदर। और इसी 1939 के वक्त जब जंग चल रहा था, जंग के वक्त भी जो है ये लोगों हिंदुओं को कह रहा था कि हम अब ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश आर्मी में लड़ो, जब ब्रिटिश आर्मी में जाकर जम जाओ। यानी जब सुभाष चंद्र बोस जी आईएनए बना रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, हमारे आईएनए के जो लोग थे, जो लोग बर्मा में और यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उसी वक्त सावरकर हिंदुओं को अपील कर रहा था कि तुम ब्रिटिशों के आर्मी में जमकर जुड़ो, ताकि ब्रिटिश तुम्हें वहां पर भेजे और तुम अपने ही लोग, यानी आईएनए में जो सुभाष चंद्र बोस जी की जो आर्मी थी उसके खिलाफ आप लोग जाकर लड़े। तो ऐसा कहने वाला लोग जो अंग्रेजों की आर्मी में भर्ती करने के लिए कह रहा था लोगों को, ऐसा शख्स को आज हम देख रहे हैं कि तारीफ किए जा रहे हैं, कितना बड़ा एक गद्दार था। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने भी क्या किया था, इनकी इस काम से बहुत तारीफ हो गए थे। यानी ब्रिटिश की जो कमांडर इन चीफ था उस जमाने में आर्मी के, उसने कहा था, एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटफुल एप्रिसिएशन of the lead given by Barrister Savarkar in exhorting the Hindus to join the forces of the land in a view to defend India from enemy attacks। यानी उनको भी बहुत खुशी हुई थी कि आदमी हिंदुओं को कह रहा है कि आप ब्रिटिशों की आर्मी ज्वाइन करो। और हम देखते हैं कि उसके बाद जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था, उस वक्त भी जब सब लोगों ने अपने पोजीशन से रिजाइन कर दिया था, ये कि अपने सावरकर हिंदू महासभा के लोगों को कह रहा था, मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, लोकल बॉडीज, लेजिस्लेचर्स एंड दोज सर्विंग इन द आर्मी टू स्टिक टू देयर पोस्ट मत छोड़ो, पोस्ट मत छोड़ो आप लोग, समझे, आप लोग अंग्रेजों की गुलामी करते रहो, अंग्रेजों के साथ ही रहो। तो ये था इस शख्स की असलियत, समझे। अब हम देखते हैं कि आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट क्या था। आरएसएस भी जो था उसने भी सेम इसी तरीके से काम किया। कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है जिसमें पता चलता है कि आरएसएस ने देश की आजादी के लिए कुछ भी काम किया है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब ये होता है कि अगर एक ग्रुप कहता है कि हमने फला एक इंसिडेंट में हम इन्वॉल्व थे, हमारे इतने लोग जेल गए थे, तो जब हिस्टोरियंस वेरीफाई करते हैं, यानी जाके जेल के रिकॉर्ड्स में वेरीफाई करते हैं, वहां पर भी वो रिकॉर्ड्स मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई भी रिकॉर्ड इनका वेरीफाई नहीं है, कहीं पर भी ये लोग देश की आजादी में इन्वॉल्व नहीं थे। उसके बदले अगर आप देखते हैं, देश की आजादी से लोगों को रोका है। उनके एक किताब है श्री गुरुजी समग्र दर्शन नाम का। इस किताब में आप देखते हैं इंसिडेंट कोट किया गया है। एक आदमी आकर उस वक्त के सरसंघ चालक हेडगेवर से कहता है कि मैं देश के लिए जेल में जाने के लिए तैयार हूं। तब हेडगेवर से कहता है, तू जेल में गया तो तेरे घर वालों को कौन देखेगा? तो वो शख्स कहता है कि मैंने 2 साल के लिए पूरा अरेंजमेंट्स रेडी कर दिया है। तो हेडगेवर कहता है कि अगर तूने पूरा अरेंजमेंट रेडी कर दिया है तो जेल क्यों जा रहा है? आके संघ परिवार के लिए काम कर, या आरएसएस के लिए काम कर। यानी लोग खुद तो काम नहीं किया देश के लिए, दूसरों को भी उन्होंने रोका था। और एक बात क्लियर था, जो उनका किताब था, वो उस किताब में, जैसे आप जानते हैं, संघ वृक्ष के बीज एक किताब था। उस किताब में कहा जाता है कि आफ्टर एस्टेब्लिशिंग संघ, डॉक्टर साहब यानी उनका सरसंघ चालक, इन स्पीचेस यूज्ड टू ओनली टॉक ऑफ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट कमेंट ऑन गवर्नमेंट यूज्ड टू बी ऑलमोस्ट नील। यानी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी कमेंट नहीं होते थे, सिर्फ यही हिंदू एकता, हिंदू अलग हैं, हम अलग एक नेशन है, हिंदू राष्ट्र बनाना, यही बात कहने वाले लोग हैं। और अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट्स इनके आपको नहीं मिलते थे। और गोलवालकर ने भी 1960 में अपने स्पीच में इसी दौर के बारे में, यानी
1947 के दौर के बारे में उसने कहा था कि लोगों से वो कहता था, वी शुड रिमेंबर दैट इन आवर प्लेज वी हैव टॉक्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री थ्रू डिफेंडिंग रिलीजन एंड कल्चर, देयर इज नो मेंशन ऑफ डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश इन दैट। यानी हमने वादा लिया था अपने धर्म को और अपने तहजीब को बचाना, अंग्रेजों को इंडिया से बाहर भगाने के लिए हमने वादा नहीं लिया था। ये सावरकर का ये गोलवालकर का कहना था। और उसके बाद हम देखते हैं जब 1940s में, जब मैंने बताया आपको क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, उस वक्त आरएसएस का एक सीक्रेट टीम जाकर उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसके होम सेक्रेटरी से मिला था, होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से मिला था और उनको प्रॉमिस भी किया था कि हम हमारे वॉलंटियर्स यानी आरएसएस के प्रचारकों को हम कहेंगे कि आप लोग होम सिविक गार्ड, जो अंग्रेजों की इंटरनल सिक्योरिटी एक आर्मी थी, उसमें जुड़ने के लिए हम लोग उनको कहेंगे, यानी अंग्रेजों के लिए काम करने के लिए हम लोग कहेंगे। ऐसा एक सीक्रेट मीटिंग भी आरएसएस के लोगों ने जाकर किया था। इस चीज का खुलासा जो है वो उस वक्त के होम सेक्रेटरी का जो डिमांड, उस वक्त जो ब्रिटिश की जो होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी उसने किया था। इन लोगों को जो है इनकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी अंग्रेजों की तरफ से मिल गया ना। यानी बॉम्बे की जो गवर्नमेंट थी 1942 में, उस गवर्नमेंट ने एक मेमो में कहा था कि संघ परिवार ने जो है ये पूरे इंसिडेंट से अपने आप को दूर रखा है और किसी डिस्टर्बेंस में भी उनका हिस्सा नहीं है, पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ कानून वो लोग फॉलो कर रहे हैं। यानी इनको जो भारत की आजादी में और फिर जो क्विट इंडिया मूवमेंट में इनका रोल नहीं है, इसका सर्टिफिकेट भी इन्हें अंग्रेजों ने दे दिया था, जिससे इन्हें बहुत खुशी थी। तो इस तरीके से एक काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन जिसने देश की आजादी को कमजोर किया, देश की आजादी के लिए काम नहीं किया, देश की आजादी की जो तहरीक थी, मूवमेंट थी, उस मूवमेंट को इन्होंने गद्दारी की, ऐसे लोगों आज अपने आप को बड़े सीना तान कर कह रहे हैं कि हम लोग देशभक्त थे, हमने देश के लिए किया वो किया। असल बात है देश की आजादी में इनका कोई भी हिस्सा नहीं था। उम्मीद करता हूं कि चंद फैक्ट्स आपके सामने रखने के लिए मैं कोशिश की है, ताकि ये फैक्ट्स आपके सामने रहें, ताकि जब भी आगे आपके सामने ऐसी बातें आए आप उनको काउंटर कर सकें। आगे और ऐसे फैक्ट्स लेकर आपके सामने अलग वीडियोस में आएंगे, तो आपके फीडबैक्स आप नीचे कमेंट्स में दे दीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया।